कैसे आप लोग। आज हम लोग डिटरमिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्रैमर्स रूल। जैसा कि हम पहले से ही आप लोगों को बता रहे थे, डिटरमिनेंट के फर्स्ट लेक्चर से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रैमर्स रूल। हालांकि बोर्ड में भी कभी कभी यूज़ हो सकता है, सीबीएसई वगैरह सब में, लेकिन कम ही यूज़ होता है। मतलब अगर जेई का बात करें या किसी और कंपटीशन का, तो समझ लो अगर डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें 80% चांस क्रैमर्स रूल से आने का रहता है। हालांकि जेई में एक क्वेश्चन आता है, स्टेट लेवल से में ज़्यादा क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट से, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम ऐसा होता है इंडिया में जहाँ पे कि मैथ्स ज़्यादा पूछता है, जैसे वेस्ट बंगाल जेई है तो वहाँ पे आपको डिटरमिनेंट से देगा 4-5 क्वेश्चन। कुसेट है 125 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है, तो वहाँ पे 7-8 क्वेश्चन देगा। तो जितना क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछता है। अब चूंकि जेई में 25 क्वेश्चन ही रहता है तो वहाँ एक क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट से, लेकिन उनमें क्रैमर्स रूल के ही आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझना, मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट का। इसी के लिए मेनली हम लोग डिटरमिनेंट इतना अच्छा से पढ़े थे पीछे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे, क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल, ठीक है। देखो क्या होता है, इट इज मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द यूज ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब डिटरमिनेंट के यूज से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं। क्रैमर ही डिटरमिनेंट का इन्वेंशन भी किए थे, डिटरमिनेंट को बनाए थे। मेनली इक्वेशन को सॉल्व करने में ही ये हेल्प करता है डिटरमिनेंट, ठीक है, और मैट्रिक्स को पढ़ने में भी हेल्प करता है। डिटरमिनेंट जितना हम लोग पढ़े वो लास्ट है, इसके आगे और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो वो बहुत भास्ट है। आगे भी आप बढ़ोगे, जैसे ग्रेजुएशन का कोर्स करोगे या बीटेक करोगे, तो वहाँ भी मैट्रिसेस का बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है और सब थ्योरम उसमें ऐड होते जाता है। तो मैट्रिसेस आगे जाके बहुत भास्ट हो जाता है, तो उसमें भी डिटरमिनेंट सपोर्ट करता है उसको बनाने में, ठीक है। इसीलिए हम डिटरमिनेंट पहले पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स से, जबकि बुक में थोड़ा बुक सब में एनसीईआरटी सब में उल्टा दिया हुआ है, पहले मैट्रिक्स और फिर डिटरमिनेंट दिया है। इसका दिया है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स आधा पढ़ के छोड़ना पड़ता है, फिर डिटरमिनेंट के अंदर कुछ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है। तो इससे क्या फ़ायदा है, जबकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से कुछ भी काम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग डिटरमिनेंट को पूरा फिनिश कर लिए, और जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो पूरा मैट्रिक्स को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, दो पार्ट में समझा रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में सिस्टम क्या होता है, देखो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, आप ऐसा कर लो, a1 b1 कर लो, a1x प्लस b1y इजकल टू c1, a2x प्लस b2y इजकल टू c2। 2-3 मेथड इसको बनाने का होता है, ठीक है, x और y निकालने का। लेकिन ज़्यादा मेथड जानने से कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। आधा ये कॉन्सेप्ट आधा वो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया तो गलत आ सकता है रिजल्ट। तो जो 2-3 मेथड है उसमें जो बेस्ट मेथड है वो हम बता रहे हैं, उसी को सिर्फ समझना है और उसी पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, सारा क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होगा। तो यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड भेज देंगे, है ना। इस साइड अगर देगा तो क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे। तब हम क्या करेंगे, लेट डेल इज इक्वल टू, डेल मतलब एक डिटरमिनेंट मान लेंगे जो वेरिएबल्स उसका कोएफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई, है ना, उसका कोएफिशिएंट लिखो a1 और अपने ऑर्डर में रखना है, ठीक है, a1 b1 a2 b2, ठीक है। चलिए, डेल वन के लिए क्या करेंगे, x वाला की जगह पे कांस्टेंट का रिप्लेस कर देंगे, बाकी अपने जगह पे रहेगा। यानी कि c1 c2 और b1 b2 एंड del 2 इजकल टू,
फिर क्या करेंगे, y की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे, x वाला अपने जगह पे रहेगा, a1 a2 और c1 c2। आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना, अगर आप अच्छा से इस वीडियो को समझ लोगे तो समझ लो आपका एक क्वेश्चन हमेशा के लिए हाथ में आ जाएगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। काफ़ी इजी भी है ये और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है, ठीक है, प्लीज समझना है सही से। तो ऐसा मान लिए tan x इजकल टू del 1 अपॉन del एंड y इजकल टू del 2 अपॉन del, ठीक है। यही है क्रैमर्स रूल, डायरेक्ट x और y का वैल्यू निकाल देगा यहाँ से, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रैमर्स रूल। एक और बार हम समझा दे रहे हैं, जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है अगर नहीं रहेगा तो जीरो कंसीडर करेंगे, शायद आप लोग जानते होंगे। मान लो x वाला टर्म रहेगा, y नहीं रहेगा, तो y का कोएफिशिएंट क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। वो सब तो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म को जो बराबर का साइन है उसके राइट साइड भेज देना है, ठीक है। और डेल मानना है सारे वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट को, और अपने ऑर्डर में रखना है, a1 b1 जैसे अरेंज है वैसे रखना है, ठीक है। और डेल मानना, del 1 मानना है x वाला कोएफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे, बाकी अपने ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। और del 2 मानना है y वाला कोएफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी अपने ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। और फिर डायरेक्ट x का वैल्यू del 1 बाई del और y का वैल्यू del 2 बाई del होगा, यही क्रैमर्स रूल है। और ये क्यों होता है डायरेक्ट, इसका हम थोड़ा सा समझा भी देते हैं, हिंट भी कर देते हैं। देखो बुआ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं del 1 इजकल टू क्या माने थे बताओ, c1 c2 b1 b2, है ना बेटा। c1 के जगह पे क्या लिखोगे आप, a1x प्लस b1y, और ये तो b1 है ही। और c2 की जगह पे a2x प्लस b2y, ठीक है, और ये b2 है ही। चलिए अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेंगे तो क्या देगा, a1x a2x b1 b2 प्लस b1y b2y और b1 b2, ठीक है। अब आप देखो ये डिटरमिनेंट जो है इसमें फर्स्ट कॉलम से x कॉमन ले सकते हैं और बच क्या जाएगा, a1 a2 b1 b2 और ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है। अगर हम y कॉमन ले लें तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा, जीरो। और अब आप देखो जो रिजल्ट आया है वो ऐसा है, del 1 इजकल टू x इंटू डेल, है ना बेटा, ये डेल है तो यहाँ से आप x निकाल लो, क्या हो जाएगा, del 1 अपॉन डेल, है ना, x इजकल टू del 1 अपॉन डेल। देखो यही है ना, del 1 अपॉन डेल। उसी प्रकार y निकालने के लिए हम del 2 को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। del 2 में c1 c2 है ना, उसके जगह पे वो रिप्लेस कर देंगे तो निकल के आएगा del 2 इजकल टू y इंटू डेल, और फिर वहाँ से y रिमूव कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग, अब इतना प्रोसेस नहीं करना आपको, बस ये फार्मूला याद रखना है। इक्वेशन दिया ही रहेगा, del 1 और del 2 निकाल लेना और इस फार्मूला में पुट कर देना और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, एक हम एग्जांपल देखते हैं इस पर, 2 वेरिएबल पे। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variable by the use of determinant। ऐसे तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो 10th क्लास में, लेकिन यहाँ लिखे हैं बाय द यूज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के यूज से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। और इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो हम लोगों का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग डेल किसको मानोगे आप, 2 माइनस 3 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्या देगा,
2 माइनस -3 यानी कितना 5। फिर निकाल लो del 1, ये वाला इसमें रिप्लेस करो 5 2 -3 1, कैलकुलेट करो 5 माइनस -6, ठीक है जी, कितना दिया 11। और फिर del 2 निकाल लो, क्या होगा del 2, ये अपनी जगह पे रहेगा और y की जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा। कैलकुलेट करो 4 माइनस 5 कितना दिया बेटा -1, ठीक है। और बाय क्रैमर्स रूल हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है del 1 अपॉन del, और y इक्वल टू सीधे निकाल लो ना, del 1 कितना 11 और del कितना 5, और y इक्वल टू क्या होता है del 2 अपॉन del, और del 2 क्या होता है -1 अपॉन del कितना है 5। ये हो गया x और y का वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। हालांकि इसको वो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हम लोग 10th में पढ़े थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ बाय द यूज ऑफ डिटरमिनेंट। हालांकि वो मेथड आप लोगों को 2 वेरिएबल में पसंद आ रहा होगा जो 10th में पढ़ते थे, लेकिन सोचो अगर हम 3 वेरिएबल में इक्वेशन दे देंगे तो 10th वाला जो मेथड था वो कितना लंबा हो जाएगा। 3 वेरिएबल में अगर इक्वेशन देगा तो पहले 2 को सॉल्व करके 2 वेरिएबल लाना होगा, 2 को पेयर वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा, मतलब 3 बार सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी सारा कैलकुलेशन मिस्टेक का भी चांस होगा। हालांकि क्रैमर्स रूल डिटरमिनेंट किसी भी वेरिएबल में हम लोग को सॉल्व कर देगा तुरंत, यानी कि 3 वेरिएबल रहे या 4 वेरिएबल रहे। अब ये बताओ तुम लोग 2 वेरिएबल के लिए सिस्टम में कितना इक्वेशन चाहिए 2, x और y 2 वेरिएबल है ना, तो 2 इक्वेशन भी चाहिए। 3 वेरिएबल के इक्वेशन देगा तो सिस्टम में कितना इक्वेशन चाहिए 3। अगर 4 वेरिएबल्स रहेगा तो सिस्टम में कितना इक्वेशन चाहिए 4, ठीक है। तो कितना भी वेरिएबल्स का रहेगा तो क्रैमर्स रूल से बनाने का रूल सबका सेम है, ठीक है। तो हम 3 वेरिएबल का भी कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं और एक एग्जांपल भी करवा देंगे, ठीक है। मेन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, हम प्रॉपर्टीज के बाद देखेंगे, ठीक है। तो बी पार्ट देखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, ठीक है। a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1। कांस्टेंट को इस साइड भेज देना, अगर इस साइड रहेगा भी, जैसे मान लो यहाँ पर हम बनाए क्वेश्चन, अगर ऐसा रहता -5 इज इक्वल टू 0 तो हम इसको इधर भेज देते, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं। फिर a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, और a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे बेटा, समझना सही से, ठीक है। डेल इज इक्वल टू सारा वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, वही काम करना है। और बताओ del 1 क्या होगा, x वाला की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे, यानी d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। del 2 की जगह पे क्या करेंगे, y की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब अपने ऑर्डर में। y वाला कोएफिशिएंट है ना, उसके जगह पे कांस्टेंट का सीरीज आ जाएगा, बाकी सब अपने ऑर्डर में अरेंज रहेगा। क्या होगा बेटा, a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, ठीक है। और del 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, del 3 जो z वाला है उसके जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी सब अपने ऑर्डर में अरेंज रहेगा, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं,
A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2, ये तो पहले कर लेंगे। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे। बराबर के इस साइड कांस्टेंट को भेज देंगे, अगर नहीं रहेगा तो जीरो रहेगा उसकी जगह। जो भी टर्म गायब रहेगा उसको कोएफिशिएंट जीरो कंसीडर करते हैं। अगर कांस्टेंट ही नहीं रहेगा तो कांस्टेंट की जगह क्या कंसीडर करेंगे? जीरो। तो वेरिएबल्स जो है एक्स वाई और जेड, उसका कोएफिशिएंट के साथ जो डिटरमिनेंट रहेगा वो डेल होगा और अपने ऑर्डर में रहेगा वो, ठीक है। और डेल वन क्या रहेगा? एक्स को रिप्लेस करके कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे और बाकी सब अपने ऑर्डर में अरेंज रहेगा, वो डेल वन होगा, ठीक है। डेल टू के लिए क्या करेंगे? वाई वाला जो कोएफिशिएंट है उसके जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब अपने ऑर्डर पर रहेगा। और डेल थ्री के लिए जेड वाला जो कोएफिशिएंट है ना उसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी सब अपने ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। और इसे एक्स वाई जेड कैसे लाते हैं वो हम अभी बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक्स इक्वल टू होता है डेल वन अपॉन डेल, वाई इक्वल टू होता है डेल टू अपॉन डेल एंड जेड इक्वल टू होता है डेल थ्री अपॉन डेल। दिस इज क्रैमर्स रूल। थ्री वेरिएबल्स के लिए हो गया क्रैमर्स रूल। समझ में आ गया? यहाँ भी वही एक्सप्लेनेशन है। अगर एक्सप्लेनेशन समझना तो फिर से एक बार समझा देंगे। देखो डेल वन, बेटा डेल वन किसको माने थे याद है? ये था D1 D2 D3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ऐसा था। और इसके जगह पे रिप्लेस कर दो। D1 के बदले क्या था? A1X B1Y C1Z, ठीक है। और B1 C1 तो है ही। A2X B2Y C2Z B2 और C2 तो है ही। A3X B3Y C3Z और उसके बाद B3 C3, ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसके साथ अलग ब्रेक करो। A1X A2X A3X B1 B2 B3 C1 C2 C3, बाकी दो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों जीरो होगा? अगर इसके साथ अगर सेपरेट करोगे B1Y B2Y B3Y, यहाँ भी B1 B2 B3 दिखेगा। दो कॉलम आइडेंटिकल होने के कारण वैल्यू क्या होता है डिटरमिनेंट का? जीरो। फिर यहाँ इसके साथ सेपरेट होगा C1Z C2Z C3Z और C1 C2 C3, यहाँ भी दो कॉलम आइडेंटिकल होगा, उसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट फाइनली क्या दिया बेटा? एक्स कॉमन अगर ले लेते हो एक्स इंटू डेल देगा, नहीं तो डेल वन इजकल टू एक्स इंटू डेल, इसलिए एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? डेल वन अपॉन डेल। उसी प्रकार वाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम थ्री वेरिएबल में भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, समझना ठीक से, ठीक है। सॉल्व सिस्टम ऑफ linear equation by the use of determinant। ऐसा क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट का 4.6 वाला में मिलेगा, मैट्रिक्स चैप्टर का बेसिकली क्वेश्चन। डिटरमिनेंट में क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी आ भी सकता है। डिटरमिनेंट बस कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आता है, ठीक है, जो कि हम बताएंगे ही। तब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, बताते हैं। पहुँच के हुआ तो बेटा हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन हम एग्जांपल उसी का लिए है, लेकिन सॉल्व डिटरमिनेंट मेथड से करना है, ठीक है। देखो डेल किसको मानोगे आप? जो वेरिएबल्स है इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या हो जाएगा। 1 इंटू, यहाँ प्रॉपर्टी सब मत लगाना, डायरेक्ट सॉल्व कर। जितना देर प्रॉपर्टी लगाओगे, जैसे प्रॉपर्टी कहाँ लगाना होता है? प्रॉपर्टी लगाना फैशन नहीं है, ये मत समझना। प्रॉपर्टी लगाना मतलब अच्छा बात होता है। जैसे जहाँ फैक्टराइज करना है, जैसे राइट साइड प्रूफ करना है, बहुत बड़ा फैक्टर्स में है, तो वहाँ तुम अगर एक्सपेंड कर दोगे तो खुद बुरी तरह से फंस जाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाने से तुम फैक्टर आसानी से कर सकते हो। अब जिस क्वेश्चन में फैक्टर करना ही नहीं है, जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते रहते थे और उसमें फैक्टर नहीं करना था, 6 नंबर शायद क्वेश्चन था, ठीक है, 4.2 का
4a² b² c² उसका आंसर था। तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो ना, जहाँ फैक्टर नहीं करना तो उसमें उतना क्या दिमाग लगाना, जितना टाइम बर्बाद करके तुम प्रॉपर्टी यूज करोगे उतना में सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है, मान लो तुम प्रॉपर्टी के बारे में जितना सोचेंगे उससे कम टाइम में क्या एक्सपेंड हो जाएगा, तो एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। चलो ये और ये खत्म, कितना हो गया 12 - 5 -+1 इंटू ये और ये खत्म, कितना 9 और -+10 कितना 19 +2 इंटू ये और ये खत्म, -3 -8 -11 कैलकुलेट करो, ये हो गया 7 + 19 -22, ठीक है। तो फाइनली कितना दिया 4, ठीक है, इसका वैल्यू 4 हो गया। अब del 1 निकालते हैं। क्या करते हैं del 1 के लिए, x वाला की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये टर्म नहीं रहता, सिर्फ यहाँ ये रहता, तो हम ये कंसीडर करते 0x - y, तब यहाँ 1 की जगह पे 0 लेते, समझ रहे हैं। तो वो सब अपने कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलिए तो del 1 क्या करेंगे, कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे x वाला की जगह पे, 7 - 5 12, और ऐसा तो अपनी जगह पे रहेगा -1 4 -1, ठीक है। ये क्या हो गया 2 - 5 3, इसको कैलकुलेट करो, 7 इंटू ये और ये खत्म, कितना होगा 12 - 5 12 - 5 कितना 7, चलो +1 इंटू ये और ये खत्म, -15 और +60 45 +45 +2 इंटू ये और ये खत्म, तो 5 - 48 5 - 48 कितना होगा 43 -43 5 - 48 -43, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 49 + 45 माइनस कितना 60 84, कुल रिजल्ट हो जाएगा ये तुम्हारा हो गया 80 और 94 - 84 10 94 - 84 10 आ गया, ठीक है। चलिए del 2 निकालते हैं। del 2 के लिए क्या करते हैं हम लोग, y की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं, यानी 1 3 2 7 - 5 12 2 - 5 3, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना दिया 1 इंटू ये और ये खत्म, -15 और +60 45 -7 इंटू ये और ये फिनिश, कितना हो गया 9 +10 9 + 10 19 2 इंटू ये और ये खत्म, कितना आ गया 36 और +10 46 36 + 10 46, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 45 + 46 × 2 चलिए माइनस ही पर कर लेते हैं, ये कितना आ गया 133 और +92, पूरा कैलकुलेट करोगे 7 और 13 137 - 133 कितना दे दिया 4 ऑल्सो 4। अब एक और चीज़ निकालना रह गया है, कौन चीज़
del 3। एक बार हम del 1 को चेक फिर से कर लेते हैं, ठीक है, चूँकि तो डिवाइड करेंगे तो इंटीजर सब जनरली रहता है, लेकिन हम एक बार चेक कर देते हैं सामने। देखो del 1 में हम क्या करते हैं, जो x वाला टर्म कोफिशिएंट है उसके जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं। -7 -5 12, -1 4 -1 2 -5 3, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करो। 7 इंटू कितना आ गया 12 -10, 7 इंटू 12 -5 कितना 7, चलिए +1 इंटू -15 +60 +45, 2 इंटू -5 सॉरी +5 और -48 +5 -48 -43, यानी 49 +45 माइनस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देखो माइनस कितना होना चाहिए था 86। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, ये तुम्हारा हो गया 80 और 94 -86, 94 -86 8 4 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब अब सही जा रहा है। पहले भी सही था, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये डाउट किए थे, क्योंकि मुझे पहले बनाया हुआ था आंसर इंटीजर में आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा डाउट हो गया। 4 में 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ऐसे हटा देंगे इसे। del 2 के बाद del 3 लिख रहे हैं, ठीक है। तो del 3 के लिए क्या करेंगे बेटा, z की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस करें, ठीक है, और x वाई अपने पोजीशन पर रहेगा 1 3 2, ठीक है, और -1 4 -1, और ये हो गया 7 -5 12, ठीक है। तो हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1 इंटू ये और ये खत्म, कितना आ गया 48 और -5, ठीक है, +1 इंटू ये और ये खत्म 36 +10 +7 इंटू -3 -8 ये हो गया 43, ये हो गया 46 -77, कैलकुलेट करो, ये हो गया 89 -77, ठीक है, कितना आ गया 12। चलिए, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del 1 कितना निकाले बेटा 8 अपॉन 4 कितना देगा 2, y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del, ये बताओ del 2 कितना निकाले हो 4 अपॉन 4 कितना दे दिया 1, और z इज इक्वल टू del 3 अपॉन del, तो del 3 कितना निकाले हो 12 अपॉन del कितना है 4, कितना हो गया 3, यही x y और z का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, ये तो बेसिक बात था, हम क्रैमर्स रूल को समझा रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रैमर्स रूल, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। तो सभी को क्रैमर्स रूल समझ में आ गया क्या होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या जितना भी वेरिएबल करें उसको सॉल्व करने का एक मेथड है, और 2 एग्जांपल भी हम समझा दिए कैसे सॉल्व करते हैं, और अब ये कैसे अप्लाई होता है और कैसे IIT में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रैमर्स रूल। एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना आप लोग, इसमें भी 5 प्रॉपर्टी है, और हम आउट कर देंगे क्वेश्चन कि कौन सा प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को 1 या 2 प्रॉपर्टी ही बेसिकली, या 3 प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। सारा प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बता सारा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जिस पे ज़्यादा आता है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एकदम से कॉन्सेंट्रेट रहना।
इफ हम इसको दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजेनियस का मतलब होता है जिसमें कि कांस्टेंट सारा जीरो नहीं रहे, कुछ जीरो भी होगा तो चलेगा, मतलब वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स तो रहेगा ही एक्स वाई जेड, या ट्रू वेरिएबल तो एक्स वाई रहेगा, जो कांस्टेंट होता है ना वो सारा जीरो नहीं रहे। होमोजीनियस कहते हैं जिसमें सारे टर्म का डिग्री सेम हो, होमोजीनियस इक्वेशन होता है। और नॉन होमोजीनियस हो गया सारे टर्म का डिग्री सेम नहीं हो। डिग्री मतलब समझते हो, एक्स का डिग्री कितना है 1, वाई का कितना है 1, जेड का भी कितना है 1, और कांस्टेंट है कितना है 0। तो सारे एक्स वाई जेड का तो 1 1 हो गया, और कांस्टेंट जिसमें रहेगा 0 के अलावा उसका डिग्री 0 रहेगा। तो फिर सारे टर्म का डिग्री सेम तो नहीं होगा ना, तो वैसे इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और जो होमोजीनियस होगा अगला बी पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें कांस्टेंट टर्म सारा 0 रहता है, समझ रहे हैं, तो वो होमोजीनियस होता है। तो हम लोग देखते हैं एक बार हम लिख भी दे रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। और ये नॉन होमोजीनियस तभी होगा एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2 और d3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लिख दे रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3 है ना, नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक 0 नहीं हो तो चलेगा, सारा 0 नहीं तो और अच्छी बात है, सारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी फर्स्ट, इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा काम, ठीक है। डेल नॉट इक्वल टू 0, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन प्रॉपर्टी है तो हम सब बता रहे हैं, ठीक है। इफ डेल नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ, इस पे बोर्ड वाला बुक में एनसीईआरटी सब में कुछ क्वेश्चन है, 4.6 का 4-5 क्वेश्चन शुरू का है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, है ना। जिसका डेल 0 होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कंसिस्टेंट होगा। अभी बता देना है, ज़्यादा यूज नहीं है ना, ज़्यादा यूज तो कंपटीशन में होगा। इफ डेल नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई और जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, श्योर फिक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हाँ, वो फिक्स वैल्यू 0 भी हो सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, सारा 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ, तो सारा 0 होने के लिए तो फिर ये सब 0 होना है सारा, ठीक है। मतलब 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा एक्स वाई जेड का। क्यों मिलेगा आप देख ही सकते हो। एक्स का वैल्यू क्या लिखे थे बेटा, डेल 1 बाय डेल, वाई का वैल्यू क्या था, डेल 2 बाय डेल, जेड का वैल्यू क्या था, डेल 3 बाय डेल। अब खुद आप सोचो कि डेल 0 नहीं है, अगर डिनोमिनेटर का चीज़ 0 नहीं होता है, कोई कांस्टेंट, हाँ, मैं अगर 0 से डिवाइड करेंगे जब भी तो अनडिफाइंड होगा। यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना एक्स का। अब अगर डेल 1 0 हो जाए तो एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, और अगर डेल 1 का वैल्यू कुछ और नंबर में आएगा तो एक्स का वैल्यू नंबर में आएगा कुछ 0 के अलावा, सेम सिमिलर, ठीक है। एक्स वाई और जेड कुछ ना कुछ आएगा, चूँकि डेल 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यही है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्रैमर्स रूल का, ठीक है, जो कि यूनिक सॉल्यूशन देता है। डेल नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होल्ड करना, और एक इनकंसिस्टेंट बताएंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होना, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होना मतलब सॉल्यूशन होना,
तो सॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ते थे कि जैसे दो वेरिएबल में वहाँ इक्वेशन था तो यूनिक सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन था, याद होगा आप लोगों को। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, दोनों कोइंसाइड कर जाता था, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, एक जगह क्रॉस करता था ग्राफ, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होना और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना दोनों ही कंसिस्टेंसी दिखाता है, मतलब सॉल्यूशन हो रहा है, कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल जाएगा तो कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, जो कि हम आगे की प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। आप लोग नोट करिए। हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं प्रॉपर्टी। इफ डेल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू del 1 del 2 del 3, सब के सब 0 है, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ऑल्सो कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में दो तरह का चीज़ आ गया, एक यूनिक सॉल्यूशन जो पीछे का था प्रॉपर्टी, और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन रहता है आईटी एडवांस में अक्सर, ठीक है। जेईई मेन में ज़्यादातर किस पे रहता है वो हम भी आउट करेंगे, हालांकि जेईई मेन में भी रह सकता है, लेकिन एडवांस में ज़्यादातर इससे रहता है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट से कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा कंपटीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट उतना यूजफुल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए। तीसरा, इफ डेल, ये कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है इसको थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, डेल इक्वल टू, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं, del 1 बाय डेल। तो देखो डेल इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, del 1। अब यहाँ पर कह रहा है कि डेल भी 0 है और del 1 भी 0 है, डेल भी 0 है और del 1 भी 0 है। तब ये बताओ, ये दोनों 0 हो गए तो x का वैल्यू कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, सबको सेटिस्फाई करेगा ये, चूँकि इसका कोएफिशिएंट ही 0 है, समझ रहे हो। इसलिए x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब इनफाइनाइट, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ऐसा y में भी सोच सकते हैं, y इक्वल टू क्या है, del 2 बाई डेल। तो यहाँ से क्या होगा, del y इक्वल टू del 2। अब देखो ये और ये दोनों ही 0 है, तो y कुछ भी हो सकता है, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिमिलरली z इक्वल टू del 3 बाय डेल, और यहाँ से del इंटू जेड इक्वल टू del 3। तो चूंकि ये कोएफिशिएंट 0 है del, और ये del 3 भी 0 है, तो z का वैल्यू कुछ भी रखो, इसीलिए x, y और z का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आया बेटा समझ में। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, मतलब आईआईटी के लिए, ठीक है। खास करके आईआईटी के लिए दोनों प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझिए सही से। इफ डेल इज इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ del 1, del 2 और del 3 नॉट इक्वल टू 0, then system of linear equation is inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर भी लिख दे रहे हैं एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। कैसे बेटा, देखो x इक्वल टू क्या पड़े, del 1 बाय डेल, जैसा कि लिखा हुआ है del तो 0 है तुम्हारा, और एटलीस्ट 1 यानी कि del 1, del 2 या del 3 में से कम एक
तीनों जीरो तीनों नोट जीरो हो जाता और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक जीरो नहीं है, ऐसा कह रहा है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ देखो, मान लो कि अगर डेल तो जीरो है ही, फिक्स है, अगर डेल वन जीरो नहीं होगा, मान लो 5 आ गया डेल वन, तो सोचो क्या वैल्यू आएगा, 5/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो x मिलेगा ही नहीं। उसी प्रकार y इज इक्वल टू del 2/del, ठीक है। और z इज इक्वल टू क्या है बेटा, मान लो कि del 2 अगर जीरो हो जाए, डेल तो जीरो है ही, तो y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट वैल्यू होगा। लेकिन अगर देखो मेरा ये कहना है किसी भी इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है कि x निकल गया और y अनडिफाइंड हो जाए, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो y का वैल्यू 5 निकल गया और x का वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा, तो क्या बोलोगे आप, नो सॉल्यूशन बोलोगे। सॉल्यूशन होना मतलब x, y और z तीनों का वैल्यू निकलना, ठीक है, और नहीं होना मतलब कुछ भी नहीं निकलना, समझ रहे हो। कोई एक निकल गया, कोई एक नहीं निकल गया, वो भी नो सॉल्यूशन की लिस्ट में जाएगा, क्लियर ना। जैसे इसमें क्या था, इसमें x, y और z कुछ भी रखेंगे तो सब सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व करेगा, मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन यहाँ है, ठीक है। लेकिन यहाँ के केस में क्या है कि मान लो अगर y निकल गया, z भी निकल गया, लेकिन x अनडिफाइंड हो रहा है, दैट इज नो सॉल्यूशन। मतलब x, y और z तीनों अगर एक साथ निकलता है ना एक ग्रुप का, तो वो सॉल्यूशन होता है फिर, ठीक है। सॉल्यूशन होने का मतलब तीनों का वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए लिखा गया था एटलीस्ट वन ऑफ del 1, del 2, del 3 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कोई भी एक, अगर मान लो ये del 2 जीरो नहीं है और ये जीरो है, तो कांस्टेंट पे जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड, y अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर del 3 जीरो नहीं है और ये जीरो है, फिर z अनडिफाइंड हो जाएगा। और तीनों ही जीरो नहीं है, del 1, del 2, del 3, और del तो जीरो है ही, तो तीनों ही अनडिफाइंड होगा। तो कोई एक भी अनडिफाइंड हो गया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा तुम लोग कॉन्सेंट्रेट रहना, अभी कुछ बात हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड होता है जब क्वेश्चन यूज होता है, तो ठीक है, थोड़ा समझाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, समझाना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अभी एक बार समझा दे रहे हैं, वहाँ फिर समझाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जो सिस्टम तुमको दिया रहेगा उसमें एक अननोन्स दिया रहेगा, जैसे मान लो k या लैम्डा दे दिया और कह दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझ रहे हो क्या बोले, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में ही मान लो है, और जो कोएफिशिएंट्स है सारे, उसके जगह पे कहीं भी एक जगह k डाल दिया और लिख दिया कि सिस्टम हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल को जीरो करेंगे, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल को जीरो करेंगे, ठीक है, कर दिए। अब वहां से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। हो सकता है k का वैल्यू 2 आएगा, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, तो k का 2 वैल्यू निकल के आएगा, लीनियर बनेगा तो 1 वैल्यू निकल के आएगा, समझ रहे बात को। तो k का वैल्यू निकाल लेंगे वहां से, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। मान लो सपोज करो k का 2 वैल्यू आया, मान लो k का वैल्यू आ गया 1 और 3, सपोज दैट, ठीक है। अब ये तीनों भी जीरो होना चाहिए तुम्हारा, del 1, del 2 और del 3। अब हम निकालेंगे k का वैल्यू 1 पर del 1 का वैल्यू, k का वैल्यू 1 रख करके del 1 निकालेंगे। अगर वो जीरो नहीं हुआ तो 1 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो होना पड़ेगा तीनों को, तभी सेलेक्ट होगा, समझ रहे हो। रिजेक्ट हो गया। अब 3 पर निकालेंगे del 1, अगर वो जीरो हो गया तो ज़्यादा खुश नहीं होना, फिर del 2 निकालना पड़ेगा। वो भी जीरो हो गया तब भी ज़्यादा खुश नहीं होना, तो del 3 निकालना पड़ेगा। कोई भी एक जीरो नहीं हुआ तो रिजेक्ट होगा फिर, ठीक है। अगर सबका सब जीरो होगा तो सेलेक्ट होगा, यानी k का वैल्यू अगर 2 निकल गया 1 और 3, उस पर del 1 भी जीरो, del 2 भी जीरो और del 3 भी जीरो आ गया, दोनों ही सेलेक्ट होगा, समझ रहे हो। अगर del 1, del 2, del 3 में से कोई एक भी इस दोनों वैल्यू पे जीरो नहीं आया, कोई जीरो हो भी रहा है लेकिन कोई एक भी अगर जीरो नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा केस संभव नहीं है, जीरो होना चाहिए, समझ रहे हो। कभी कभी ऐसा होगा कि एक सेलेक्ट होगा एक रिजेक्ट होगा, तो सेलेक्ट कैसे होगा, जिस k के वैल्यू पे तीनों जीरो हो, तीनों मतलब कौन, del तो जीरो फिक्स रहेगा ही, del 1, del 2 और del 3 तीनों अगर जीरो होगा तब वो सिलेक्ट होगा। रिजेक्ट करना आसान है, सेलेक्ट करना मुश्किल है, समझ रहे हो बात को। रिजेक्ट तो एक केस के लिए भी हो जाएगा, जैसे कि मान लो del 1 जीरो नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे, del 2 टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर अगर del 2 जीरो हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो बात को। और सेलेक्ट करने के लिए तीनों को जीरो होना पड़ेगा, तो ये बड़ा मुश्किल फेज होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन समझाएंगे। फिर उसी प्रकार ये क्वेश्चन अगर करेंगे
तो डेल जीरो है और कम से कम एक क्या होता है, जीरो नहीं होता है। अब मान लो कि ऐसा ही सेम बात है, सेम कंडीशन है जो बताए थे अभी, जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है उसमें एक अननोन दिया हुआ है के, उसका वैल्यू निकालना है नो सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो के जो वैल्यू है 1 उस पर डेल 1 टेस्ट करेंगे। अगर डेल 1 जीरो हो गया तो खुश होने की बात नहीं, डेल 2 निकालना, मतलब कोई एक भी जीरो नहीं होना चाहिए तब सेलेक्ट होगा। समझ लो बात को, फिर समझा रहे हैं। अगर दो वैल्यू के का आया डेल जीरो करने से और के का वैल्यू 1 यूज करने से डेल 1 भी जीरो, डेल 2 भी जीरो और डेल 3 भी जीरो आ गया तो ज़्यादा परेशानी होगा, तीनों निकालना पड़ेगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो मतलब वो आंसर नहीं होगा के का वैल्यू, ठीक है। अब के का वैल्यू 3 लेंगे, उस पर भी अगर डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों जीरो आ गया तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी के नहीं होगा ऐसा जिस पर कि नो सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो। अगर किसी एक पर भी 1 पर या 3 पर डेल 1 डेल 2 या डेल 3 में से कोई एक भी नोट जीरो आ गया तो वो तुरंत सेलेक्ट होगा, मतलब फिर अगला टेस्ट नहीं करना पड़ेगा हमें। अगला जीरो हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट जीरो होना ज़्यादा जरूरी है। तो वो सब चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब डेल जीरो करने के बाद डेल 1 डेल 2 डेल 3 पे भी काम करना पड़ता है। इसी कारण ये आईआईटी में ज़्यादा पूछता है, मतलब आईआईटी में थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है ना। और जो जेईई मेन का रहता है वो होमोजीनियस वाला रहता है, वो एकदम एक लाइन का रहता है, ठीक है। हमेशा उसी पे क्वेश्चन जेईई मेन में आता है, क्योंकि हम आगे बता ही रहे हैं। चलिए पहले प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन बारी बारी से करेंगे, ठीक है। बी पार्ट, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें कि कांस्टेंट से नहीं रहेगा, सारा कांस्टेंट टर्म जीरो रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा, सारे टर्म का डिग्री क्या सेम रहेगा, मतलब a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। अब 2 वेरिएबल में रहेगा तो a1x b1y रहेगा, z नहीं रहेगा उसमें। a2x b2y c2z इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इक्वल टू 0। तो होमोजीनियस इसीलिए है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स आर इक्वल, यही इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 डिग्री में भी होमोजीनियस होता है, लेकिन यहाँ लीनियर पढ़ रहे हैं ना हम, लीनियर इक्वेशन, तो x y और z सभी का डिग्री 1 है, कांस्टेंट यहाँ है ही नहीं। ऐसे कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है 0, तब फिर वो इक्वल नहीं हो पाता, ठीक है। इसी कारण ये होमोजीनियस है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है इसी को कंटिन्यू करते हैं 4 नंबर, ठीक है। इफ डेल नोट इक्वल टू 0, ये बात तो पक्का है बेटा अब कि होमोजीनियस है, तो यहाँ पर आपको डेल 1 डेल 2 और डेल 3 नहीं निकालना पड़ेगा, वो 0 ही होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि एक कॉलम जो है d1 d2 d3 रहता है, कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 0 0 0। अब बताओ किसी डिटरमिनेंट में एक कॉलम पूरा 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ डेल में काम करना होगा, इसलिए सबसे आसान होता है, ठीक है। इफ डेल नोट इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू 0 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, ये होना मतलब क्या हो गया, डेल 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू डेल 3, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ homogeneous equation has 0 solution और ट्राइवल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाद जो पढ़ाएंगे ना 5 नंबर, सोच लो कि इतना हम लोग क्लास पढ़े हैं, 7वां ये लेक्चर है डिटरमिनेंट का, उसका जो लास्ट फार्मूला है 5 जो बताएंगे अभी, बस समझ लो 70% चांस उसी से क्वेश्चन आना रहता है जेईई मेन में। बस एकमात्र फार्मूला, कुछ भी मत पढ़ो, बस जो इसके बाद 5 पढ़ाएंगे 5 नंबर, उसी से मतलब जब भी क्वेश्चन देखो जेईई मेन का तो
तो 70% चांस उसी से रहता है, ठीक है। तो देखेंगे इस पर कभी नहीं रहेगा, क्योंकि डेल नॉट इक्वल टू 0 करने से कोई केस नहीं बन पाता है ना, इसलिए 1 नंबर और 4 नंबर को आप लोगों को नहीं पढ़ना ज़्यादा, ठीक है। प्रॉपर्टी है तो हम लिख दिए हैं। 2 और 3 नंबर IIT एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि जेई में भी आ सकता है, बट इसके बाद जो हम 5 नंबर पढ़ाएंगे वो जेई मेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि IIT में भी वहाँ से आता है, बट जेई मेन में अक्सर वहीं से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस है, यहाँ एक नया नाम दिया गया ट्राइवियल सॉल्यूशन। और जीरो सॉल्यूशन क्यों दिया गया बेटा, एक बार समझने का प्रयास करो। चूंकि x का वैल्यू क्या होता है, del 1 बाई डेल, और यहाँ del 1 क्या है, 0। del 1 क्या है बेटा क्या है बेटा, 0। तो del 1 बाई डेल करोगे तो 0 बाय समथिंग, चूंकि डेल तो 0 नहीं है ना, 0 बाय समथिंग क्या होगा, 0। y का वैल्यू क्या होगा, del 2 बाय डेल, तो डेल तो 0 नहीं है, del 2 0 है, तो 0 बाय समथिंग क्या, 0, y भी 0। z का वैल्यू क्या होगा, del 3 बाय डेल, और डेल चूंकि 0 नहीं है और del 3 0 है, ठीक है। तो 0 बाय समथिंग क्या होगा, 0। तो x, y और z का वैल्यू सिर्फ 0 आ सकता है, मतलब यहाँ आंख मूंद के कुछ और नहीं बताएंगे, 0 ही बताना है। अगर del नॉट इक्वल टू 0 हुआ है तो सॉल्व नहीं करना है इक्वेशन का, क्या सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन यूनिक में भी एक नया बात हो गया। जैसे पिछला क्वेश्चन था फर्स्ट जो नंबर का था, del नॉट इक्वल टू 0 पे यूनिक सोल्यूशन आता है, लेकिन वहाँ पर x, y और z का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है बट और भी कुछ आ सकता है, बट यहाँ पर x, y और z का वैल्यू सिर्फ 0 ही आ सकता है, इसलिए इसका एक नया नाम दे दिए हैं जीरो सॉल्यूशन। और इसी का दूसरा नाम होता है ट्राइवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन और ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन में होता है, समझ रहे हो। इसके बाद 5th प्रॉपर्टी में हम यही करने वाले हैं कि डेल नॉट इक्वल टू 0, डेल इज इक्वल टू 0, ठीक है, तब वो हो जाएगा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, नोट कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं 5th नंबर, जो कि जेईई मेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 और 3 भी इंपॉर्टेंट था, बट IIT के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए, ठीक है, 4 जे, ठीक है। इसी को आप लोग अच्छा से समझो, और है कुछ नहीं, है बहुत इजी, बट क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो भी समझाएंगे, ठीक है। इफ डेल इज इक्वल टू 0 है ना, एंड कांस्टेंट सारे 0 है, d1 d2, ये क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है कि होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है इक्वेशन में, ठीक है। इसी का दूसरा मतलब होगा del 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू del 2 इज इक्वल टू del 3, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ homogeneous linear equation has infinite non-zero solution, non-zero solution, और ये वर्ड भी यूज होता है, और नॉन ट्राइवल भी कहते हैं इसको, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप तो समझ ही सकते हो ये चीज़, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। डेल एक्स इजकल टू, जैसा कि हम जानते हैं, या डेल इंटू एक्स इजकल टू क्या होता है, del 1 होता है, तो अब del भी 0 है और del 1 भी 0 है, तो x तो इन्फिनाइट होगा ना। उसी प्रकार del इंटू वाई इजकल टू del 1 होता है, तो del भी 0 है और del 1 भी 0, तो y कुछ भी हो सकता है। ये तो हम पढ़ ही चुके थे, कौन में पढ़े थे हम, शायद सेकेंड में पढ़े थे, सेकेंड प्रॉपर्टी में इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए। और del z इजकल टू क्या है, del 3। बट यहाँ डिफरेंस है कि ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग को del 1, del 2 और del 3 को टेस्ट नहीं करना पड़ेगा कभी भी। क्यों नहीं टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि del 1, del 2, del 3 तो 0 ही होगा हमेशा ना, क्योंकि एक पूरा कॉलम कांस्टेंट रहता है, d1, d2, d3, तो वो किसी भी जगह पर रहेगा। फर्स्ट कॉलम की जगह पर रहेगा del 1 में, सेकेंड कॉलम की जगह पर रहेगा क्या del 2 में, और थर्ड कॉलम में रहेगा क्या del 3 में। तो एक पूरा कॉलम 0 होता है तो वैल्यू तो 0 ही आना है ना, इसलिए del 1, del 2, del 3 तो हमेशा 0 ही होगा, तो इसलिए इसको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोगों को सिर्फ del पे ही काम करना होगा, तो इसलिए काफ़ी इजी भी है ये। जैसे 2 और 3 में क्या होता था कि del 0 करने के बाद भी
हम लोग को डेल 1 डेल 2 डेल 3 पे काम करना पड़ता था, कुछ सेलेक्ट करना कुछ रिजेक्ट करना, वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। हालांकि उतना टफ नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है उसमें, ठीक है। तो वो अक्सर देता है 2 वेरिएबल में और ये 3 वेरिएबल में देगा। 2 भी दे सकता है तो बहुत आसान होगा, 3 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग को डेल 1 डेल 2 डेल 3 पे कोई काम नहीं करना। बेटा समझ गया? 5 प्रॉपर्टी था यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी था वो नॉन होमोजीनियस के लिए बताया था, वहाँ पे मतलब कांस्टेंट टर्म भी कुछ न कुछ रहेगा, ठीक है। तो वैसे केस में अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट तो होगा ही, ठीक है। समझ लो बात को। सेकेंड प्रॉपर्टी बताए थे डेल 0 और बाकी सब भी 0, डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी, लेकिन नॉन होमोजीनियस है। वैसा केस में सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा लेकिन इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। बता दिए थे पीछे कैसे होता है। तीसरा प्रॉपर्टी था नॉन होमोजीनियस का, डेल 0 और कम से कम एक 0 नहीं तो नो सॉल्यूशन होता था, ठीक है, वो भी बता दिए थे। उस पर क्वेश्चन करेंगे अभी। चौथा प्रॉपर्टी जिस पे क्वेश्चन नहीं आता है, होमोजीनियस में डेल नॉट इक्वल टू 0, बाकी होमोजीनियस है डेल 1 डेल 2 डेल 3 0 ही होगा, तो सिस्टम बस एक ही सॉल्यूशन देगा 0 0 0, ठीक है, इसलिए उसका नाम जीरो सॉल्यूशन या ट्राइवल सॉल्यूशन है। और जो पांचवा प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल 0 एंड D1 D2 D3 0 होना मतलब होमोजीनियस होना होता है, ठीक है, या डेल 1 0 डेल 2 0 डेल 3 0। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब जितना भी क्वेश्चन आप देखोगे IIT क्वेश्चन बैंक में, JEE मेन में, तो आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ ये प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। देखो बच्चे, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये IIT में पूछा हुआ है 2002 में, ठीक है। हम पहले आप लोगों को नॉन होमोजीनियस वाला जो है, जो टफ कॉन्सेप्ट है उसी को समझाते हैं। और अक्सर नॉन होमोजीनियस वाला 2 वेरिएबल में ही रहता है, क्योंकि उसमें डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी करना होगा। अगर 3 वेरिएबल दे देगा तो बहुत लंबा बनेगा क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो कंपटीशन में क्वेश्चन अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव तो टाइम ड्यूरेशन में बनना होता है, ठीक है। ये नहीं कोई बड़ा से क्वेश्चन ला के सब्जेक्टिव ला डाल दिया ऑब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अक्सर जब हम लोग का नॉन होमोजीनियस रहता है तो 2 वेरिएबल में ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। 3 भी रह सकता है कहने का मतलब, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं पहले हम लोग। तो बेटा यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस k + 1 × x + 8y = 4k, kx + k + 3y हाँ = 3k - 1 हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बताओ? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, वो तो कभी आता नहीं है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन्फिनाइट केस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन किस में था? सेकेंड में था, यानी डेल 0 होगा और डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना सही से। बाद में JEE में इस 5 बड़ा प्रॉपर्टी भी कराएंगे, सबसे इजी होता है, ठीक है, और इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले हम टफ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो डेल = वेरिएबल से कोएफिशिएंट लेंगे, k + 1 8 k + 3, ठीक है बेटा। सॉल्व करो। अभी जो हम एग्जांपल दिए थे बता रहे थे कि मान लो k का 2 वैल्यू आ गया, कुछ ऐसा ही आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखो k + 1 × k + 3 माइनस कितना 8k = 0। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया बेटा, k² 4k - 8k - 4k + 3 = 0। देखो एकदम परफेक्ट, जो एग्जांपल दिए थे वही सेट भी हो गया। k का वैल्यू क्या होगा? 1 और 3। क्या बात, मज़ा आ गया। क्या छोटू बताओ? k - 1 × k - 3 = 0। k का वैल्यू क्या आ गया? 1 और 3। लेकिन अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 दिया हुआ है, लेकिन अभी इसमें से कुछ रिजेक्ट हो सकता है, तो काम अब स्टार्ट होगा, है ना। इसलिए तो IIT एडवांस होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी साथ में रहता है। तो हम लोग डेल तो कर लिए, साथ ही साथ इस दोनों वैल्यू पे 1 और 3 पे डेल 1 भी 0 होना चाहिए और डेल 2 भी 0 होना चाहिए। तो जैसे ही 0 नहीं आएगा कोई, तो वो तुरंत हम मतलब क्या हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा रिजेक्ट करने में। नहीं मतलब रिजेक्ट करना ज़्यादा आसान है। अगर 1 और 3 किसी एक पर भी डेल 1 या डेल 2 में से कोई एक भी नॉट 0 आ गया
दैट इज वो रिजेक्ट हो गया अपना। अगर del 1 नॉट 0 आ गया तो del 2 टेस्ट नहीं करना पड़ेगा हम लोग। मान लो k का वैल्यू 1 रखें और del 1 0 आ गया तो del 2 टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब 1 रिजेक्ट हो गया, 1 इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। k का वैल्यू 3 पे मान लो del 1 0 आ गया तो खुश होने की बात नहीं, फिर del 2 निकालना पड़ेगा। del 2 भी 0 आ गया तो वो सेलेक्ट होगा। अगर del 1 0 आ गया और del 2 0 नहीं आया तो फिर 3 भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दोनों में से कोई नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी केस सेलेक्ट नहीं होगा, दैट इज 0 भी ऑप्शन में है। देखो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k, मतलब k का कितना वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, तो 0 भी ऑप्शन में दिया है, यानी होने के कुछ भी चांस है। अभी हम लोग को आगे और काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बेटा चलते हैं हम लोग del 1 के पास, है ना। इफ़ k इज इक्वल टू 1 पे आप del 1 निकालो पहले, ठीक है। del 1 के लिए क्या करते हो, कांस्टेंट रिप्लेस करते हो, दैट इज 4k 3k माइनस 1, ठीक है बेटा। 8 और k प्लस 3, इसमें रिप्लेस करो k का वैल्यू 1 तो क्या देगा 4 8, क्या देगा 2 4। देख लो इसका मल्टीपल है, ये निकालना क्या 0 होगा, 16 माइनस 16 0। अब del 1 0 हो गया तो खुश नहीं होना है, del 2 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे दोनों 0 होना चाहिए। अगर मान लो समझते जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। मान लो ये 0 हो गया तो तुरंत खुश होकर लोग इसको सेलेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। k का वैल्यू 1 पे क्या होना चाहिए, del 2 भी 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं होता तो ज़्यादा खुश होने की बात थी। क्यों खुश होने की बात थी, क्योंकि तब हम लोग को del 2 टेस्ट नहीं करना पड़ता k का वैल्यू 1 पे, del 2 तब हम लोग को वो 1 जो है ना रिजेक्ट हो जाता, 1 तो सेलेक्ट होता ही नहीं। फिर तो सेलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, रिजेक्ट करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। बात को थोड़ा समझना ठीक से। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम लोग सामने डिस्कस करेंगे, फिर भी हमारा कोशिश है कि काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा तो बताना, फिर से हम लोग कभी देख लेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं इस पर del 2 निकालते हैं। del 2 के लिए क्या करते हैं, y की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो k प्लस 1 है, ये k है, 4k होगा, और ये क्या होगा 3k माइनस 1 होगा। देखो 1 पुट करो, 2 1 4 2, देखो इसका डबल है, अभी भी 0 हो गया, मतलब अब सेलेक्ट हो गया, यानी k इज इक्वल टू 1 सेलेक्टेड 1। समझ गए। अब हम 3 पे टेस्ट करेंगे, एट k इज इक्वल टू 3। अगर 0 नहीं आता कोई तो हमारे लिए और अच्छा रहता है कि हमको 2 नहीं टेस्ट करना पड़ता, वहीं रिजेक्ट कर देते, ठीक है। चलिए 3 पे टेस्ट करते, del 1 टेस्ट करते। del 1 तो देख ही रहे हो यहाँ पर है, 4k 8 3k माइनस 1 k प्लस 3, उसमें 3 पुट कर दो, क्या आ गया 12 8 8 कितना 6, और देखो ये 0 नहीं आया, ठीक है। 72 माइनस कितना 68 64 ना, यानी 8 इज नॉट इक्वल टू 0। काम बन गया हमारा जो हम चाह रहे थे, क्योंकि अगर ये 0 आता तो हमें del 2 भी निकालना पड़ता 3 पर। 0 नहीं आया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बात को समझे, तो k का वैल्यू सिर्फ 1 सेलेक्ट हुआ, और पूछ रहा है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k ऑल्सो 1, एक वैल्यू आ गया ना, b इज करेक्ट। देखो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछने का फैशन कहाँ से डेवलप हुआ था। एक्चुअली जैसे कभी कभी क्या होता है ये क्यों IIT ज़्यादा लाइक करता है, नंबर ऑफ वैल्यू पूछता है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तुम, ठीक है, समझना ध्यान से। मतलब यहाँ पे बच्चे का ना IQ टेस्ट करता है वो। यहाँ तो हम फंसे नहीं, चूंकि ये का वैल्यू भी 1 था और ये भी था, तो काम चल गया हमारा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। k का वैल्यू मान लो आता 2, या यही सेलेक्ट होता 3 वाला और 1 वाला सेलेक्ट नहीं होता, तो k का वैल्यू 3 है और ऑप्शन में रहता है 0 1 2 3, नन ऑफ दिस के बदले जो है ना इन्फिनिटी का 3 रहता मान लो। तो फटाफट हम लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, यार 3 आ गया, चलो क्या बात है, मार दिया, और क्या लेके आया -1,
क्यों? k का वैल्यू 3 आया है, पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर कितना? एक ही है ना, तो आंसर क्या होगा? 1। तो ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे को देखें क्वेश्चन बना लेता है एग्जाम में, लेकिन गलत कलर करके आता है। मतलब k का वैल्यू अगर 2 आया और पूछ रहा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 2 मार दिया। ऑप्शन में 1 भी था और 2 भी था, तो सही आंसर क्या होना चाहिए था? 1, क्योंकि एक सॉल्यूशन हो रहा है ना बस उसका। तो मतलब एक्साइटेड नहीं होना, एकदम कूल दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारा बनेगा। IIT का हम देख ही रहे हो कि सारा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिए है। धीरे धीरे देखो, अचानक से चमत्कार तो नहीं होता है, बट प्रैक्टिस करोगे तो मेरे पढ़ाने के बाद किसी भी तरह कोई डाउट नहीं बचेगा तुमको, ठीक है। हालांकि फिर भी हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं डाउट को, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वो लेके आए हैं। हम जो चीज़ प्रॉपर्टी बताए हैं, ऐसे IIT में भरा पड़ा है क्वेश्चन क्रैमर्स रूल के प्रॉपर्टी पर। मतलब समझ लो कि आधा क्वेश्चन जितना है डिटरमिनेंट का, वो क्रैमर्स रूल पर ही है ना। तो हम सीरियल वाइज जो जैसे जैसे प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि समझ में ठीक से आए। तो पहला प्रॉपर्टी बताए थे, उस पर तो कोई क्वेश्चन रहता नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी था इन्फिनाइट सॉल्यूशन, पिछला क्वेश्चन था। और ये देखो नो सॉल्यूशन वाला है और नॉन होमोजेनियस है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेगा कुछ ना कुछ, तो वो नॉन होमोजेनियस होता है, ठीक है। तो देखते हैं, गिवन 2x - y + 2z = 2। 2 को मोड़ दिए, z को नहीं मोड़ेंगे, हाँ, कन्फ्यूजन मत रखना। x - 2y + z = -4, x + y + λz = 4। Then the value of lambda such that the given system of equation has no solution। पिछला क्वेश्चन था इन्फिनाइट सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस में, और ये है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बेटा? दोनों ही के लिए डेल तो सबसे पहले 0 करते हैं, ठीक है। डेल 0 करो, तो वेरिएबल से कोएफिशिएंट लिखो 2 1 2 1 1 -1 -2 और 1 2 2 1 और लैम्डा = 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। यहाँ प्रॉपर्टी सब लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। इंप्लाइज दैट 2 × ये और ये खत्म, -2 लैम्डा -1 +1 × ये और ये खत्म, क्या हो गया? लैम्डा -1, ठीक है। और +2 × ये और ये खत्म, 1 + 2, कैलकुलेट करो। -4 लैम्डा -2 + लैम्डा -1 और प्लस कितना 6 = 0 भी करना है, ठीक है। इम्प्लाई दैट -4 लैम्डा + लैम्डा -3 लैम्डा, है ना। और ये कितना आ गया? -3 + 6 + 3, तो उधर जाएगा तो -3, मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या निकल गया? चलो थोड़ा कैलकुलेशन इजी आएगा, चूँकि लैम्डा 1 आया है तो बहुत कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हम बताए थे कि अक्सर जब नॉन होमोजेनियस रहता है तो 2 वेरिएबल रहता है, लेकिन ये 3 वेरिएबल है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इजी कैलकुलेशन आने वाला है चूँकि लैम्डा का वैल्यू 1 आया है, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू 1 पर क्या सब टेस्ट करना पड़ेगा बेटा? एक ही वैल्यू आया, ये भी एक अच्छा बात है। पिछला क्वेश्चन में क्या था? के का 2 वैल्यू आया था, तो डबल मेहनत करना पड़ रहा था, ठीक है। तो एक तरह से पिछला क्वेश्चन से कम स्टेप में बनेगा ये, ठीक है, चूँकि लैम्डा का वैल्यू सिर्फ एक ही आया है। 1 आया वो तो अलग बात है, लेकिन एक ही वैल्यू है। सिर्फ 2-3 वैल्यू आता तो हम लोगों को सबको टेस्ट करना पड़ता। अब क्या टेस्ट करना पड़ेगा बेटा? नो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट 1 ऑफ del1 del2 del3 क्या होना चाहिए? नॉट 0 होना चाहिए। तो कोई भी, अब जैसे इसमें परेशानी क्या होता है, अगर 0 आ गया del1 तो थोड़ा परेशानी है, क्योंकि del2 भी निकालना पड़ेगा। वो भी 0 आ गया तो भी थोड़ा परेशानी है, del3 निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर पहली बार में ही del1 नॉट 0 हो गया तो सिलेक्ट हो गया, तो बहुत आसान हो जाएगा। शायद वैसा ही होगा, देखते del1 निकालते, ठीक है बेटा। कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं x के जगह पर, नहीं तो 2
-4 4, y सब अपनी जगह पड़ेगा, -1 -2 और 1, और z वाला भी अपनी जगह पड़ेगा 2 1 और कितना लैम्डा। ठीक है बेटा, ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं हम लोग, 2 यहाँ 1 और यहाँ क्या है लैम्डा। इसका वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा का वैल्यू किस पे 1 पे रखो, 2 -4 4 -1 -2 1 2 1 1। कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या लगाना है, 2 इंटू कितना दिया -2 -1 +1 इंटू कितना दिया -4, हाँ -4 +2 इंटू कितना दिया -4 +8 +4। ठीक है, कैलकुलेट करोगे -6, ये कितना दिया -8 और +8, ये तो कैंसिल ही हो गया, मतलब -6 नॉट इक्वल टू 0। बहुत बड़ा राहत मिला हमें, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम बच गए del 2 और del 3 निकालने से। ठीक है, तो कोई एक भी अगर नॉट 0 होता, क्या था प्रॉपर्टी, del 0 एंड एटलीस्ट 1 ऑफ del 1 del 2 del 3 नॉट 0, देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो नॉट 0 आ गया, तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू 1 सेलेक्ट हो गया, इसलिए एट लैम्डा इक्वल टू 1 इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया बेटा, 20 करेक्ट। यहाँ नंबर ऑफ वैल्यू नहीं पूछा था, लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा था। तो समझ में आया बेटा, 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों IIT एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो 5 प्रॉपर्टी था, फिर 4 पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कभी नहीं आता, लगभग 5 पे तो मैक्सिमम क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी JEE मेन का है लगभग क्वेश्चन उसी पर है, तो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन IIT का। ऐसे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, JEE में तो भरा पड़ा है क्वेश्चन सारा, इस पर हम देखेंगे ही अभी, लेकिन IIT का भी, IIT में भी पूछता है, बहुत सारा IIT में भी इस पर क्वेश्चन है। ठीक है, IIT एडवांस्ड, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस ky माइनस z इजकल टू 0, कोमा, ठीक है, kx माइनस वाई माइनस z इजकल टू 0, कोमा, x प्लस वाई माइनस z इजकल टू 0 हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन बताए थे 5th प्रॉपर्टी में, ये होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ kr ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो तुम लोग, कॉन्स्टेंट्स नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स नहीं है मतलब क्या है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में 2 प्रॉपर्टी था, एक 4 और एक 5। 4 में क्या था, जीरो सॉल्यूशन, उस पर तो कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, और 5 में क्या था, नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन अक्सर रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिटरमिनेंट 0। और अच्छा बात यह है कि यहाँ पे del 1 del 2 del 3 नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, बस del 0 करो, जो भी आएगा k का वैल्यू वो आंसर होगा। तो सबसे ईजी पोर्शन यही है डिटरमिनेंट का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, यही एक अच्छा बात है। ठीक है, मतलब इसी से क्वेश्चन आने के चांस सबसे अधिक रहता है। del 0 करो बेटा, 1 k 1 माइनस k -1, हाँ +1, z वाला लिखो, -1 -1 -1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करो, 1 इंटू, ऐसे हम प्रॉपर्टी लगा के 2 0 ला सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट करो, उसमें क्या टेंशन है। 1 इंटू, चलो ये और ये ख़त्म, क्या हो गया, 1 + 1 2 प्लस k इंटू, ये और ये ख़त्म, -k + 1 -1 इंटू, ये और ये ख़त्म, k + 1 चलिए -k², हाँ +k -k तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है बेटा, -1 + 2 + 1 इक्वल टू 0। तो k² का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो k का वैल्यू क्या होगा, प्लस और -1। कौन सा आंसर है, डी इज करेक्ट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब इजी है, इसमें गलती हम लोगों का नहीं है,
हम लोग अच्छा से पढ़ लिए हैं तो हम लोग को ईजी लग रहा है, बाकी बच्चे के लिए बहुत टफ लगता है ये सब, लेकिन ये इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा बात ये है आईआईटी में ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आईआईटी में 2003 में आया हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस ए वाई इजकल टू 0, az प्लस वाई इजकल टू 0 एंड ax प्लस z इजकल टू 0 हैज़ इन्फिनाइट सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है 1, -1, 0 और नो रियल वैल्यू। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन है और होमोजीनियस है, जो कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो क्या होगा? इन्फिनाइट सोल्यूशन किसमें होता है? नॉन जीरो। क्या लिखे थे फिफ्थ प्रॉपर्टी में? इन्फिनाइट नॉन जीरो सोल्यूशन या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, उसी का पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सिस्टम को अरेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में हेल्प मिले। x प्लस ए वाई प्लस 0z इजकल टू 0, 0x प्लस वाई प्लस ए जेड इजकल टू 0, ax प्लस 0y प्लस z इजकल टू 0, ऐसे होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिखे हैं आप लोग, ठीक है। तो डेल 0 करो, डेल निकालो, क्या होगा? 1 0 a 1 0 0 a 1 इजकल टू 0, बस कैलकुलेट करो, ये निकल जाएगा यहाँ से। 1 इंटू ये और ये ख़त्म, तो 1 माइनस 0 1, माइनस ए इंटू ये और ये ख़त्म, 0 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 इजकल टू 0, ये हो गया प्लस ए क्यूब इजकल टू -1, ए ऑल्सो -1। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 20 करेक्ट। कितना आसान है सोचो, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। कुछ हम करंट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो 18, 19, 20 सब में आया है उसको देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, जैसा कि हम बताए थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, और ये जेईई मेन में पूछा है 19 में, मतलब जेईई मेन भी आ सकता है, हालांकि आईआईटी में अक्सर आता है एडवांस में, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, x प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू 9, x प्लस 3y प्लस अल्फा जेड इजकल टू बीटा हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, देन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन कब होता है? ये 2 नंबर के स्थान है बेटा, मतलब डेल 0, डेल 1, डेल 2, डेल 3 भी 0। चलिए डेल 0 करते हैं, फटाफट करिए। 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फा 0, कैलकुलेट करिए। 1 इंटू ये और ये ख़त्म, 2 अल्फा माइनस 9, -1 इंटू अल्फा माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा -9 -9 प्लस 3 -6 और प्लस 1, -6 प्लस 1 5, -5, मतलब अल्फा का वैल्यू 5 आ गई। और अब हम क्या करेंगे? डेल 1 को भी 0 करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। बीटा पकड़ा जाएगा, बीटा किस में पकड़ाएगा बताओ? किसी में पकड़ा जाएगा, निकालते हैं डेल 1 डेल 2 डेल 3। चलिए एक्स वाला की जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं, यानी 5 9 बीटा, y ये 1 2 3, वन टू थ्री, जेड वाला 1 3 अल्फा, 1 3 अल्फा इजकल टू 0, और अल्फा तो पहले से मालूम है 5, कैलकुलेट कर लेते। 5 इंटू 2 अल्फा -9, ठीक है, -1 इंटू ये और ये ख़त्म, 9 अल्फा -3 बीटा प्लस 1 इंटू 27 -2 बीटा
इक्वल 0। कैलकुलेट करो कितना दे रहा है, 10 अल्फ़ा माइनस 9 अल्फ़ा, अल्फ़ा और अल्फ़ा का वैल्यू 5 था, बाद में रख देंगे, चलो अल्फ़ा माइनस 45 और प्लस 27, माइनस 45 प्लस 27 तो हो गया 18 माइनस 18, ठीक है। और बीटा वाला कितना है, प्लस 3 बीटा, प्लस 3 बीटा माइनस 2 बीटा, एक ही बार लिखते हैं ना, प्लस 3 बीटा और माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, तो यहाँ से बीटा निकाल लो, कितना आ गया 18 माइनस अल्फ़ा कितना आ गया 13, चूँकि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 5, लिख देते हैं 18 माइनस 5 कितना आ गया, बीटा निकल गया अल्फ़ा निकल गया। पूछ क्या था क्वेश्चन में, बीटा माइनस अल्फ़ा, एंड 13 माइनस 5 कितना आ गया 8, कौन सा ऑप्शन है, बी। तो ये रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, JEE 2019 में आया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस 2y माइनस 2z बराबर लेमडा x प्लस 2y प्लस z बराबर लेमडा y माइनस x माइनस y बराबर लेमडा z हैज़ और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल मतलब क्या होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, जैसा कि बताए थे 5th प्रॉपर्टी में। इज एन एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं, लेमडा का कोई वैल्यू नहीं। कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स मतलब उस सेट में 2 एलिमेंट होगा। इज अ सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन मतलब का एक एलिमेंट वाला, और कंटेंस मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो हम देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, डेल 0 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेल इजकल टू 0 निकालो डेल। पहला क्वेश्चन ये है, x 1 माइनस लेमडा, अरेंज करके लिखना है सब, x करके 1 माइनस लेमडा और माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, ठीक है। चलिए सेकेंड इक्वेशन देखें, ये है 1 और ये 2 माइनस लेमडा और प्लस 1, ये है माइनस 1 और माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या करिएगा 0। कैलकुलेट करिए, 1 माइनस लेमडा इंटू चलिए ये और ये ख़त्म, कितना दिया माइनस 2 लेमडा और माइनस माइनस प्लस लेमडा, और प्लस 1 और प्लस 2 इंटू ये और ये ख़त्म, माइनस लेमडा और प्लस 1 माइनस 2 इंटू क्या हो गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस माइनस लेमडा इक्वल 0। चलिए थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहाँ से ना अच्छा रहेगा कि 1 माइनस लेमडा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 1 माइनस लेमडा है, 1 माइनस लेमडा है, कॉमन ले लेंगे तो फैक्टराइज करने में आसान होगा। 1 माइनस लेमडा पूरे सिस्टम से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इधर क्या बच गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1, इसके अंदर क्या बच गया 1 माइनस लेमडा ले प्लस 2 प्लस 1 तो है ही प्लस 2, इसके अंदर क्या बच गया 1 माइनस लेमडा ले लिए तो माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस लेमडा और ये हो गया 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के 1 माइनस लेमडा क्या आ गया होल क्यूब, तो लेमडा इजकल टू क्या आ गया 1। तो कौन सा सेट हो गया सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट वाला सेट होता है, सी इज करेक्ट।
अपने से कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, देखो बेटा तो हम सारा क्वेश्चन तो कर नहीं सकते हैं, बट यहाँ से समझ लो कि हम सीट जो दिए हैं उसमें लगभग 30 क्वेश्चन है और सारा IIT क्वेश्चन है ग्रामर रूल पर। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है रिसेंटली, तो आप लोग बनाना। एक दो अच्छा क्वेश्चन भी है उसमें, तो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ही सीट व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका सॉल्यूशन भेजते ही हैं। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट फिनिश कर लिए हैं पूरा। उम्मीद है कि आज का जो क्लास है ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, इसलिए कि हम लोगों को एक साथ ख़त्म करना था ग्रामर रूल। अगर इसको ब्रेक करके पढ़ते तो समझ में ठीक से नहीं आता ग्रामर रूल। ठीक है, इसीलिए हम इसको लंबा लेक्चर लेकर के एक साथ पूरा ग्रामर रूल पढ़ाया, क्योंकि पूरा डिटरमिनेंट पढ़ने का मेन पर्पस यही था। अब देखिए हो सारा IIT क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट में पीछे उतना क्वेश्चन IIT का नहीं था। और यही नहीं, अभी बहुत सारा IIT क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो ना कि 80% JEE मेन में तो खास करके ग्रामर रूल से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से आज समझाए हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ देखना वीडियो को। ठीक है, और फिर नोट करना। हम पिक भी सेंड करते ही हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उसका सॉल्यूशन भी सेंड करते थे। हम कोशिश करेंगे कि जो बाहरी स्टूडेंट है, जो जैसे यूट्यूब चैनल देखते हैं वहीं से पढ़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐडेड हैं, उन लोगों के लिए हम सीट अटैच कर देंगे, है ना। इस वीडियो के साथ हम फाइनल सीट डिटरमिनेंट का अटैच कर देंगे 7th लेक्चर के साथ, और तो वहाँ से सीट बनाना, और जो डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर उसको दे देंगे, वो लोग डिस्कस कर लेगा, सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ठीक है, तो बेटा अच्छे से रिवाइज करना। इसके बाद 12th का टॉपिक में हम लोग का मैट्रिसेस है, वो अच्छा टॉपिक है और उसमें काफ़ी सारा थ्योरी रहता है, तो उसको हम लोग अच्छे से बेसिक लेवल से, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो अभी तक आप जितना भी वीडियो पढ़े हो डिटरमिनेंट को, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना नोट को, और फिर आप IIT का और जितना सीट हम दिए हैं बेसिक लेवल और JEE लेवल का, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। चलिए ठीक है, थैंक यू।